केपी एस्ट्रोलॉजी में ना 10 मिनट छोड़िए, मैं ये बोलता हूँ कि 10 मिनट में तो आप पूरी कुंडली खोल कर रख देंगे सामने वाले के सामने, उसे हर चीज़ बता देंगे। लेकिन उससे पहले उसके जो बेसिक्स है ना वो पता होना बहुत ज़रूरी है। केपी चार्ट है, राशि चार्ट है, आप कोई चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपको आना है कस्प टेबल पर। तो जो कॉमन मिस्टेक्स लोग अक्सर कर देते हैं, अगर केपी एस्ट्रोलॉजी वाले हैं या फिर वैदिक वाले हैं, तो जल्दबाजी में कई बार वो पर किसी की डीप इनसाइट्स बताने के लिए आपको देखना होता है कंजक्शंस, आपको देखनी होती हैं दृष्टियाँ इन द केपी एस्ट्रोलॉजी एज वेल। लोग यही तो गलती कर देते हैं। इसके अलावा हम प्रेडिक्शंस कर देंगे और इतनी एक्यूरेट कि सामने वाला अपनी सीट से ना उठ जाए तो बात रहे। मुझे मेरा बर्थ टाइम नहीं पता होता या बर्थ प्लेस नहीं पता होता तो क्या वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती? देखिए, सबसे पहले तो प्रेडिक्शंस गलत होती ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपको जब सही टाइम ही नहीं पता तो उसका प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय गुरु जी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज हम लेके आए हैं बहुत ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट। क्या आपकी कुंडली आपको सारे रिजल्ट्स 10 मिनट में बता सकती है? अगर आप ये बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई फ्रॉड वाली बातें कर रही है, लेकिन नहीं। एक्चुअली हम अपनी कुंडली में कुछ पार्ट्स को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 10 मिनट की देरी लगती है। एक्चुअली 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे और इस 10 मिनट प्रेडिक्शन को हम केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। अब केपी में काफ़ी बातें करी हैं हमने सर से और आज हम जानेंगे कि ये 10 मिनट प्रेडिक्शन होती कैसे है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और इस 10 मिनट प्रेडिक्शन में हम अपनी लाइफ के क्या क्या एस्पेक्ट को जज कर सकते हैं। तो आज हमारे जो साथ हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर संस्कार अग्रवाल, जो आज हमें सिखाएंगे केपी के और इंसाइटफुल टेक्निक्स, जिसे हम कहेंगे 10 मिनट की प्रेडिक्शन। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छे हैं। एंड जब हमने वो सुना था आपका 10 मिनट प्रेडिक्शन का कंसेप्ट, ये तो हमें एक और आई ओपनिंग कंसेप्ट मिल गया जिसपे हम और बातें कर सकते हैं। बिकॉज हमने BNN के बारे में तो सुना है, भृगुनंदी नाड़ी के बारे में, कि हम भृगुनंदी नाड़ी से 1 मिनट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आई गेस 1 मिनट भी नहीं लगता उसमें। करेक्ट। लेकिन अगर हम केपी की बात करें तो केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे हमें 10 मिनट प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी देती है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले एक बात हमें समझना ज़रूरी है कि पद्धति कोई सी भी हो, प्रेडिक्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब आपने भृगुनंदी नाड़ी की बात की जिसमें 1 मिनट या उससे कम भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है, पर उससे पहले आपको ग्रहों को समझना होगा। ऐसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी में ना 10 मिनट छोड़िए, मैं ये बोलता हूँ कि 10 मिनट में तो आप पूरी कुंडली खोल कर रख देंगे सामने वाले के सामने, उसे हर इवेंट हर चीज़ बता देंगे। लेकिन उससे पहले उसके जो बेसिक्स है ना वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है, सर बेसिक्स कैसे पता हो सकते हैं, क्या हो सकता है? तो देखो, जनरली जो नॉलेज रखते हैं ग्रहों के बारे में, हाउसेस के बारे में, इतनी भी नॉलेज है तो भी इनफ है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप 10 मिनट के अंदर पूरी कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी की ये 10 मिनट प्रेडिक्शन हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम बात करें कुंडली मिलान या हमारी लग्न कुंडली या हम कहें वैदिक पराशर कुंडली ज्योतिष, जो हम देखते आए हैं, सीखते आए हैं और जानते आए हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले तो ज्योति जी मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी जब आप करेंगे 10 मिनट का, जो आज हमने एक चैलेंज लिया है, उस 10 मिनट में आप यही पाएंगे कि हम लोग दरअसल कुंडली ही नहीं देखेंगे। अच्छा, जी हाँ, वी आर नॉट इवन गोइंग टू चेक द हॉरोस्कोप, वी आर नॉट इवन गोइंग टू चेक द लगन चार्ट, नॉट इवन द भाव चलित, नॉट इवन द लगन चार्ट। हम लगन चार्ट भी नहीं देखने वाले, भाव चलित भी नहीं देखने वाले। इसके अलावा हम प्रेडिक्शंस कर देंगे और इतनी एक्यूरेट कि सामने वाला अपनी सीट से ना उठ जाए तो बात रही। That is totally amazing and I'm very excited to know कि ये पॉसिबल कैसे है। क्या हम एक्चुअली इसमें कोई पर्टिकुलर हाउसेस के बारे में जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन करते हैं,
लॉर्ड, सब लॉर्ड, नक्षत्र को देख के प्रेडिक्ट करते हैं? कैसे करते हैं? एग्जैक्टली इसके अंदर सब लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सब लॉर्ड को दरअसल हिंदी में उप नक्षत्रा बोलते हैं। उप नक्षत्रा विल प्ले अ वेरी मैसिव एंड अ वेरी इंप्रेसिव रोल। बट कैसे होता है, कैसे नहीं होता, इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा आपको फिर करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। हालांकि सब लॉर्ड बहुत मेजर रोल प्ले करता है, नक्षत्रा लॉर्ड भी मेजर रोल प्ले करता है, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको एक दो बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा जो शायद 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जब एक बार वो समझ जाएंगे तो प्रेडिक्शंस 10 मिनट के अंदर पूरा चार्ट का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। डेफिनेटली इसे हम पॉडकास्ट नहीं, एक छोटी मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो चलिए सर, फिर सिखाना शुरू करिए। चलिए ज्योति जी, तो शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आगे जाने से पहले 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जो सारी ऑडियंस और आपसे पूछता हूँ। स्क्रिप्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट? बेसिकली आपकी एक पर्टिकुलर, आपके बारे में जो नॉलेज दी जाती है, या हम कुंडली देखते हैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं। दैट इज अ स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो बेसिकली स्क्रिप्ट मतलब ये होता है कि अगर हम एक मूवी की बात करें तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पढ़ी, थोड़ा मूवी में चलते हैं। रिसेंटली कोई ना कोई मूवी तो आपने देखी ही होगी। कौन सी मूवी देखी है रिसेंटली? अभी परसों तरसों ही DDLJ आ रही थी, तो हमने वो देखी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने जो DDLJ मूवी देखी, तो DDLJ मूवी तो बड़ी पॉपुलर मूवी है। एग्जैक्ट जो कि अपने टाइम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, और बोलते हैं मुंबई में कहीं तो आज भी वो चलती है किसी थिएटर में। एग्जैक्टली। सो बेसिकली मैं आपसे ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मूवी जो आपने देखी, तो उस मूवी में ना 2 चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी। एक तो ये कि सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि जो उसके डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक दिन सुबह सोकर उठे और उन्होंने मूवी बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद शाहरुख खान को अपॉइंट किया और काजोल को अपॉइंट किया और उन्होंने मूवी बनाना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले इसकी लिखी गई होगी एक स्टोरी। एग्जैक्टली। स्टोरी मतलब एक स्क्रिप्ट कि भाई ये मूवी होगी, इसमें ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इसमें एक फॉरेनर पर्सन होगा, मतलब इस तरीके से पिंड में जाएगा, गाँव में जाएगा, वो मतलब ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखी गई होगी। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये डिसाइड किया गया होगा, ऑडिशंस हुए होंगे कि इस रोल को कौन बेटर कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर रोल एक एक्टर को और एक एक्ट्रेस को दिया गया होगा। बिल्कुल सही। तो एक तो स्क्रिप्ट हो गई जो मूवी की ओवरऑल स्क्रिप्ट होती है, और एक स्क्रिप्ट वो हो गई जो कि एक एक्टर या एक्ट्रेस को दी जाती है जी। अब एक एक्टर को जो स्क्रिप्ट मिलेगी, उस स्क्रिप्ट में वो अपने ही तो डायलॉग बोलेगा। ऐसा तो नहीं विलन के डायलॉग भी वही बोल लेगा, हीरो के भी वही बोल लेगा। इज इट पॉसिबल? नहीं, है ना। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये तो एक ही डायलॉग था और वो हीरो ने तो नहीं बोला ऑब्वियसली। बिल्कुल सही। तो हर किसी हीरो के पास अपने खुद के एक डायलॉग है। यानी हमें ये पता चल गया देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द इंटायर मूवी। एक होती है जो पूरी मूवी का निर्देशक करती है, पूरी मूवी के बारे में बताती है, और एक स्क्रिप्ट होती है जो इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में बताती है कि वो हीरो है या हीरोइन, हीरोइन या विलन। एग्जैक्ट। ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्लैनेट्स हीरो या विलन का रोल प्ले करते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो ज्योति जी, एक होती है स्क्रिप्ट आपकी हाउस की, और एक स्क्रिप्ट होती है आपकी फॉर द प्लैनेट्स, ओके, जिन्हें हम हीरो या फिर विलन बोलते हैं, क्योंकि यही प्लैनेट है जो आपके जीवन में हीरो या विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। अब जो स्क्रिप्ट आपकी हाउसेस की होती है ना, इस हाउस की स्क्रिप्ट के 3 लेवल्स होते हैं। कितने? 3 लेवल। लेवल नंबर 1 होता है राशि लॉर्ड, लेवल नंबर 2 होता है नक्षत्र लॉर्ड, और लेवल नंबर 3 होता है सब लॉर्ड। अब कमाल की बात यह है कि जो राशि लॉर्ड होता है ना, ये जो राशि लॉर्ड है 2 घंटे तक सेम ही होता है। तो 2 घंटे के भीतर जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम होगी? नहीं, द आंसर इज नो। फिर बात करते हैं लेवल नंबर 2 नक्षत्र लॉर्ड। तो लगभग 55 मिनट तक नक्षत्र लॉर्ड भी सेम रहता है। तो 55 मिनट में जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज नो। लेकिन जो सब लॉर्ड है वो 2 से 3 मिनट का, लेकिन बड़े से बड़ा 7 से 8 मिनट का होता है। बताइए यहाँ पर आप ट्विन बर्थ को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए सब लॉर्ड का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना होता है कि हमारा हाउस का सब लॉर्ड कौन है। अब आप, आई एम श्योर आपका नाम ज्योति है, पर क्या पता आपको आपके फैमिली वाले, आपके लविंग एंड डियर वंस किसी और नाम से भी बुलाते हो, किसी ना किसी प्यार से, किसी नाम से, किसी पेट नेम से, किसी सेकंड नेम से बुलाते हो। तो उसी प्रकार हम हाउस को ना किसी सेकंड नेम से बुला लेते हैं अभी समझने के लिए। दैट इज कस्प। ओके। हालांकि कस्प का मतलब होता है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस।
किसी भी घर का सबसे नजदीकी बिंदु। लेकिन अभी के लिए आप इतना टेक्निकल नहीं जाते क्योंकि हमें तो 10 मिनट में प्रेडिक्शन करनी है। Exactly. तो इसके लिए हमने जाना कि कस्प जो है, व्हाट इज कस्प? कस्प इज जस्ट अनदर नेम ऑफ हाउस। कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसका एक और नाम कस्प हो गया। तो हमारा जो टर्म बनता है कस्पल सबलॉर्ड, है ना। तो प्लीज़ जो भी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ ना, राइटिंग को अवॉइड करना, बिकॉज आई एम नॉट सो मच यूज़र फ्रेंडली विद दिस, तो इसीलिए मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही होगी। खैर, तो एक कस्पल सबलॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो कस्पल सबलॉर्ड होता है ना, ये होता है एक्चुअल में उस घर का हीरो या विलन। ओके। अनफॉर्चुनेटली आप और मैं तो हीरो विलन हो नहीं सकते, तो फिर कौन होते हैं? प्लैनेट्स। कस्पल सबलॉर्ड जो बनता है वो बनता है कोई ना कोई प्लैनेट। ठीक है। अब मैंने बताया था ना, ये तो ओवरऑल स्क्रिप्ट हो गई, प्लैनेट ओवरऑल बताएगा कि मूवी कैसी चल रही है जी। लेकिन प्लैनेट बताएगा कि उसको डायलॉग, उसका किरदार कैसा है, वो एक विलन का रोल प्ले कर रहा है या फिर हीरो का या फिर साइड हीरो का। एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लैनेट बताएगा। प्लैनेट के भी 3 लेवल होते हैं। लेवल नंबर प्लैनेट, लेवल नंबर 2 नक्षत्र लॉर्ड, लेवल नंबर 3 सब लॉर्ड। ओके। यस, इसमें भी ये दोनों नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड आपका रिजल्ट बताता है प्लैनेट का, यानी नक्षत्र लॉर्ड ही बताएगा प्लैनेट हीरो है या विलन। आप ये मान के चलिए कि जो नक्षत्र लॉर्ड है ना, इट इज़ सेम एज जो हीरो है ना, हीरो के जो डायलॉग्स हैं वो कैसे लिखे गए हैं, तो वो नक्षत्र लॉर्ड बताएगा उसके डायलॉग कैसे लिखे गए हैं। और सब लॉर्ड क्या करेगा? सब लॉर्ड ये बताएगा कि इसने इस डायलॉगों को अच्छे से निभाया है या नहीं। ऐसा तो नहीं डायलॉग कुछ थे बोल कुछ और रहा है, यानी अंत क्या है स्टोरी का वो सब लॉर्ड बताएगा। मूवी का डायरेक्टर, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो सब लॉर्ड आपको एंड ऑफ द स्टोरी बताता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अंत भला तो सब भला। एग्जैक्टली। तो अभी तक आपने ये तो समझ लिया स्टोरी के, मूवी के माध्यम से कि 2 प्रकार की स्क्रिप्ट होती है, एक होती है ओवरऑल और एक होती है प्लैनेट की। एग्जैक्टली। अब लेकिन थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजी में लेके चलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि 10 मिनट की प्रेडिक्शन की बात की है तो कोशिश करते हैं 10 मिनट के अंदर आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है जी, चलिए तो अभी मैं एस्ट्रो सेज खोल लेता हूँ। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, तो हर कोई इसे डाउनलोड करके और इसका लुफ्त उठा सकता है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। यू नीड टू गो डाउन, आपको नीचे जाना है और अदर्स में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाके केपी सिस्टम पे क्लिक करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो जैसा बता रहा हूँ स्टेप वाइज स्टेप करो और आप भी प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। चलिए, सो बेसिकली ज्योति जी एक काम करते हैं जी, क्योंकि आज आप हमारी होस्ट हैं तो आप ही को हम बोलेंगे कि आप इसमें अपना डिटेल डालिए। अभी रिकॉर्डिंग मैं बंद ही रखता हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसीज रीजंस, बट आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स फीड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जस्ट फिल योर नेम, ओके, एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, बर्थ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब डाल दिया आपने। या ठीक है जी, तो ज्योति जी का डेटा मेरे पास आ चुका है और अभी मैं यहाँ पे वापस से इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं सो दैट सब लोग इसको देख पाएँ। चलो, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी सब चीज़ें बताई थी। अब केपी चार्ट है, राशि चार्ट है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू डोंट नीड टू चेक दिस चार्ट। आपको ये चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपको आना है कस्प टेबल पर। व्हेन यू विल कम ऑन द कस्प टेबल, अच्छा कस्प टेबल का जो नाम है ना, हिंदी में भाव सिंधी के नाम से भी आता है, तो ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, कोई चार्ट नहीं देखना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सर ये चार्ट देखे वो चार्ट देखे, मैं बता रहा हूँ सीधा खोल के अपनी डिटेल्स डाल के कस्पल टेबल पे आ जाना अगर वाकई में 10 मिनट में प्रेडिक्शन सीखनी है तो। कस्पल टेबल पे आने के पश्चात देखो एसएल है सबसे पहला, देखो 1 से लेकर 12 तक के घर दिख रहे होंगे आपको, जी, दिख रहे हैं। इसमें से सबसे पहला घर है, उसके आगे लिखा हुआ है एसएल, एसएल के नीचे क्या है? सन। एसएल मतलब साइन लॉर्ड। बताया था ना कि 2 स्क्रिप्ट होती है, तो हाउस की स्क्रिप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। साइन लॉर्ड कौन बना? सन। मुझे इसको इग्नोर करना है। फिर क्या है आगे? एनएल, नक्षत्र लॉर्ड। एग्जैक्टली, अच्छी मेमोरी आपकी। चलिए, तो हम बात करेंगे नक्षत्र लॉर्ड की, तो नक्षत्र लॉर्ड कौन बना? शुक्र बना। और अंततः एसबी अगर आप देखेंगे वो बनता है सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र, वो कौन बना? वीनस। अगेन वेरी नाइस, इट इज वीनस। तो आपका जो पहले घर का कस्पल सब लॉर्ड बना वो बना वीनस।
अब हम इस वीनस के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि पहला घर हेल्थ को दिखाता है। आपकी वेल्थ के लिए मैं सेकंड कस्पल सबलॉर्ड देखूंगा, जो कि कौन बनेगा, सेकंड हाउस के नीचे एसबी के नीचे एमओ लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स इट इज मून। तो आपके फाइनेंस के बारे में कौन लेकर चल रहा है डिटेल, फाइनेंस का हीरो या विलन, ये कौन बताएगा, चंद्रमा। इसके अलावा तीसरा घर अगर मैं आपकी करेज की, साहस की बात करूं तो शनि बनता है, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु बनता है, फिफ्थ वीनस, फिर सैटर्न केतु, इस तरीके से बनता है। अच्छा, आपने जनरली देखा होगा लोग ये पूछते हैं मेरे तो पहले घर में सूर्य बैठा है तो बताओ कैसा होगा। तो केपी ज्योतिष ऐसे काम नहीं करती। केपी ज्योतिष सब लॉर्ड्स पे काम करती है। और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे तो फोर्थ हाउस में कोई बैठा ही नहीं है तो मैं जीवन भर कभी घर नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, फोर्थ हाउस में कोई नहीं बैठा डजेंट मैटर, क्योंकि कस्पल सब लॉर्ड हर किसी के घर का अलॉट किया गया है। तो आपका चलो सबसे पहले एक इन जनरल हेल्थ की प्रिडिक्शंस देखते हैं। श्योर। तो आपका जो फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है वो कौन है, वीनस। तो अगर मैं अभी बात करूं वीनस की, या फिर मैं हेल्थ की बात करता हूं, तो हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले तो जो ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे घर होता है ना, वन, क्योंकि आपका खुद का शरीर, समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारी आत्मा को हमारा शरीर मिला। उसके बाद आता है पांचवा घर। पांचवा घर क्यों, पांचवा घर होता है हीलिंग का, हीलिंग। छठा घर बीमारियों का होता है। तो मैंने आपको बताया था हर घर से पीछे वाला घर पड़ोसी उसके रिजल्ट को खराब करता है। तो छठे घर ने बोला मैं बीमारी दूंगा, तो पांचवें ने क्या बोला, मैं नहीं बीमार होने दूंगा। तो पांचवा घर हीलिंग को दिखाता है। और फिर आता है आपका नाइन्थ। क्यों नाइन्थ, नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करता है। और फिर आता है 11। अगर ये प्लैनेट की स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं तो ये प्लैनेट आपका हेल्थ के लिए क्या हो गया, अच्छा है, हीरो है। ओके। और अगर अगेंस्ट में आ जाए छठा घर जो कि डिजीज को दिखाता है, आठवां घर जो कि मल्टीपल डिजीज को दिखाता है, और साथ साथ आपका 12वां घर जो हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है। ये कितने खतरनाक नंबर हो गए, 6, 8, 12 आपको हॉस्पिटलाइज कर सकते। तो ये कौन हो गए, विलन। बहुत बढ़िया। तो हमें ये पता चला 1, 5, 9, 11 इज द हीरो एंड 6, 8, 12 इज द विलन। अब देख लेते हैं आपकी कुंडली में पहले घर का जो कस्पल सबलॉर्ड यानी वीनस है वो हीरो है या विलन। इसको देखने के लिए क्या करना है, आपको सीधा नक्षत्र नाड़ी के ऊपर जंप करना है। नाउ जब भी मैं बात करूंगा सबलॉर्ड टेबल पे प्लैनेट की, तो हम प्लैनेट को इग्नोर कर देंगे। तो देखो वीनस तो आपको अभी इग्नोर कर देंगे नंबरों को, प्लैनेट है, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड आपको दिखाता है 1, 4, 9। अगेन मैंने बताया था ना 1, 5, 9, 11 हीरो हैं, तो ये आपके लिए हीरो की तरह काम कर रहा है, इम्यूनिटी अच्छी देगा। परंतु जो इसका सबलॉर्ड है अंत में 5 और 8 दे रहा है। पांचवा घर तो हीलिंग का है, लेकिन आठवां घर बीमारी का है। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। प्रेडिक्शन क्या बनती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों आ गए, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। अगर आप बीमार पड़ते होंगे तो रिकवर भी हो जाते होंगे। ऐसे कोई लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, कम बीमार पड़ते होंगे। तो क्या इस प्रेडिक्शन को हम सही मान सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ें, क्योंकि वेल्थ को तो सबको जानना है। एग्जैक्टली। तो अब देखो कितनी देर लगी आपको 1, 5, 9, 11 चेक करने में, मुश्किल से 1 10 मिनट भी नहीं लगे। चलो अभी अगर आपने किसी की कुंडली खोल ली तो उसके बाद सीधा कस्प टेबल पे चले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, गो टू द कस्प टेबल डायरेक्टली। ओके। जिस भी बारे में जानना है, अब मुझे सेकंड हाउस के बारे में जानना है, तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड इज मून जी। फाइनेंस के जो नंबर होते हैं, सबसे पहले तो दूसरा घर जो कि होता है जुड़ा हुआ पैसा, जो भी पैसा आप एक्यूमुलेट करते हैं। छठा घर जो कि सेवा से कमाया हुआ पैसा है, सर्विस द्वारा कमाया हुआ पैसा है। और 11वां घर वो पैसा जो आपकी इच्छा पूर्ति करे, गेन्स। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 2, 6, 11। ये क्या है, आपके हीरो। और विलन कौन होंगे, पैसों की एक टेंडेंसी है, अगर मेरे पास से जाएगा तो आपके पास आएगा, और आपके पास से जाएगा तो मेरे पास आएगा। तो मैंने बताया है अपने किसी एक पॉडकास्ट में कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है दैट इज योर 7th हाउस। ओके। तो इसी वजह से एक फॉर्मूला बनता है कि 7th, जब मेरा दूसरा घर मुझसे पैसा दे रहा है, मुझे पैसा जुड़वा रहा है, तो 7th हाउस से दूसरा घर उसको पैसा जुड़वाएगा, 7th हाउस से छठा घर उसका पैसा आएगा, और 7th हाउस से 11वां घर उसका लाभ। इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है नेगेटिव, जो हमारे पास से पैसा चला जाएगा, 5, 8, 12। ओके। तो 2, 6, 11 हीरो हो गए, और 5, 8, 12 विलन। देखते हैं आपका मून हीरो है या विलन। चलिए नक्षत्र नाड़ी पे हम जाते हैं। नाउ यू विल चेक, हीरो और विलन की बात हुई है तो मून के नंबर्स को इग्नोर करेंगे। प्लैनेट में क्या है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है।
अब भाई यहाँ पर तो बात ऐसा है कि 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, मतलब अर्निंग तो है लेकिन खर्चा भी करते हो, ठीक है। बिल्कुल। तो जितना कमाते हो सोचते हो 4 दिन की जिंदगी जी लो अच्छे से। खैर यहाँ पर 6 और 8 दोनों है, मतलब ऐसा नहीं एक्सपेंडिचर से डरते नहीं हो, हाँ इनकम है बट साथ साथ खर्चे भी हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं बिल्कुल लास्ट में देखूं तो मर्क्यूरी देता है 2, 6 एंड 11। ये क्या है, हीरो या विलन? हीरो। ये प्योर हीरो है। मतलब कि देखो कुछ भी सही, लेकिन आपको पैसा जोड़ना आता है। यू नो हाउ टू सेव मनी। आप तरह तरह से कितने भी एक्सपेंसेस हो, कैसे भी हो, पर उसके बावजूद पैसा जोड़ ही लेते होंगे। बिल्कुल सही। हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो कितना देर लगी इसे बताने में, मिनट भी नहीं लगा। मिनट भी नहीं लगा, और इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कोई नहीं दे सकता। ये जो चीज़ है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पद्धति। ओके। क्या हमने कोई कुंडली देखी? नहीं। दैट इज द मैजिक एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसे ही आप सारे उसका देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना भी है तो हम एक काम करेंगे, कमेंट में हीरो और विलन हर एक घर के प्रोवाइड करवा देंगे। डेफिनेटली। तीसरे घर का हीरो विलन कौन हो सकता है, चौथे घर का हीरो विलन कौन हो सकता है, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके, वो सब आप उससे देख सकते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सरल और एक्यूरेट कोई और पद्धति हो सकती है। बिल्कुल। एक्चुअली इसमें तो हमें कुंडली भी नहीं देखनी पड़ी। दैट इज द ब्यूटी। तो सर इतनी स्पीड में हमने जो एक्यूरेसी देखी है, चार्ट रीड किया आपने, तो बेसिकली एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में विद इन फ्यू मिनट्स लोग प्रेडिक्शन देते हैं, रेमेडीज़ भी दे देते हैं। तो एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है कि उनकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत भी हो जाती है। दैट्स ट्रू। ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत हो जाती हैं? ज्योति जी क्या करते हैं ना ये लोग कि जैसे ही उनके पास कोई क्लाइंट आता है ना, वो ये सोचते हैं कि कैसे अच्छा अच्छा बोले उनके बारे में, ताकि वो जो 5 मिनट की फ्री चैट थी वो कन्वर्ट हो जाए 10-15 मिनट की पेड चैट में। एग्जैक्टली। खैर मैं आपको सच बताऊं तो जो कॉमन मिस्टेक्स लोग अक्सर कर देते हैं, अगर केपी एस्ट्रोलॉजी वाले हैं या फिर वैदिक वाले हैं, तो जल्दबाजी में कई बार वो बहुत से लेवल्स को मिस कर देते हैं। अब जैसे ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, लेकिन दरअसल ये 10 मिनट की कुंडली में आप ओवरव्यू बता सकते हैं, पर किसी की डीप इंसाइट्स बताने के लिए आपको देखना होता है कंजक्शंस, आपको देखनी होती हैं दृष्टियाँ इन द केपी एस्ट्रोलॉजी एज वेल। और लोग यही तो गलती कर देते हैं। जब हम डीप स्टडी पे जाते हैं तो हम हिट थ्योरी को भी देखते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स, कौन सा प्लैनेट किस ग्रह को कितने डिग्री का हिट दे रहा है, और अगर वो हिट दे रहा है, मान लीजिए आपके जीवन में पैसों का तो सुख बहुत अच्छा है जैसा कि अभी हमने देखा था जी, परंतु अगर कोई मून को 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का नेगेटिव हिट दे रहा होगा ना, तो जितना आप अपने पोटेंशियल से पैसा कमा सकते हो, शायद वो पोटेंशियल में थोड़ी कमी आ जाए। लोग ये मिस कर देते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और होता कुछ नहीं है। और मैंने अक्सर देखा है वैदिक वाले तो क्या करते हैं, मैं वैदिक को गलत नहीं बता रहा हूँ, अरे सब चीज़ का माई बाप ही वो है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने कई बार देखा है, जहाँ तक पूछता है मेरे प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रोफेशन को छोड़ के ना दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं। अरे आपके तो मांगलिक दोष है, कोई एक दोष मिल गया ना, उसकी पूरा समय उसी दोष के ऊपर खत्म कर देगा। अरे आपके तो मांगलिक दोष है, अरे आपके तो गुरु चांडाल दोष है। किसी ने बोला भाई प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, बोला आपके तो गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, दिक्कत आएगी प्रोफेशन में। वो मत्था पकड़ के बैठ जाएगा, अब क्या करूं, डरा दिया ना आपने तो। एग्जैक्टली। जबकि गुरु चांडाल दोष का काम ही नहीं है ना उस बेचारे के प्रोफेशंस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखना। तो मिस्टेक्स यहाँ पर ये होती हैं कॉमनली कि लोग जल्दबाजी में और भी पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और साथ साथ कई बार गलत कस्पल सब लॉर्ड देख लिया, या फिर वैदिक वाले हैं तो गलत उन्होंने खाली D1 चार्ट देख लिया, या फिर जानबूझ के अच्छा अच्छा बोल दिया। ये चीज़ें मैंने अक्सर होती हुई देखी हैं। तो सर आपके एक्सपीरियंस से अगर किसी क्लाइंट को या किसी जातक को अगर 70% प्रेडिक्शन देनी हो, तो ऐसे क्या 3 हाउसेस होंगे जो मेनली आप नोटिस करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं किसी भी हाउस की बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 6th हाउस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक जातक के जीवन में, यानी एक एस्ट्रोलॉजर के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो 6th हाउस से रिलेटेड। कैसे सर पैसा नहीं आ रहा, 6th हाउस सेविंग, 6th हाउस आपका सेवा से पैसा आना। सर मेरा पैसा ना मार्केट में किसी ने मार लिया, 6th हाउस स्टक इन मनी। सर बीमार बहुत रहता हूँ, 6th हाउस डिजीज़। सर नौकरी नहीं लग रही है, 6th हाउस जॉब। सर किराएदार नहीं मिल रहे हैं, 6th हाउस टेनेंट्स। सर एक बात बोलूँ, अभी सीए का एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा हूँ, 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सर इंटरव्यू तो दे दिया
जॉब नहीं लग रही, 6th हाउस द हाउस ऑफ जॉब। तो आप यही चीज़ें देखते हैं नॉर्मली जो एक पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में आती है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, 6th हाउस, क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। छठा घर सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर प्ले करता है, और यहाँ पर आप ये पाएंगे कि 6th हाउस एक बहुत मेजरली काम करता है इन द केपी एस्ट्रोलॉजी। तो सर एक चीज़ मुझे और डीपली जाननी थी कि कस्पल सबलॉर्ड इज़ द हार्ट ऑफ केपी, आप ये बहुत यूजुअली बोलते हैं, तो इसका अगर हम डीप मीनिंग जाने कि 10 मिनट प्रिडिक्शन में सिर्फ कस्पल देख के हम कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? आई थिंक इसका आंसर मैंने आपको एक बार तो कर दिया है, लेकिन एक दूसरे नज़रिए से और करना चाहूँगा। कस्पल सबलॉट, कस्पल मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस, किसी भी घर का सबसे नज़दीकी बिंदु। जैसा मैंने मूवी की बात करी थी, स्टोरीज़ की बात करी थी, वैसे ही मैं थोड़ा सा और फिर से डिस्क्राइब करूँगा। हर घर की खुद की एक कहानी होती है। आपके घर की खुद की एक कहानी होगी, आपके पड़ोस में जो रहते होंगे उनके घर की खुद की एक कहानी होगी, मेरे घर की खुद की एक कहानी है। तो हर घर की खुद की एक कहानी होती है, और घर में कोई ना कोई एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर तो होता ही है। बिल्कुल सही है ना। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे केस में आई एम द वेरी गुड स्टोरी टेलर, है ना, तो मुझे अक्सर ये लोग बोलते हैं। सो बेसिकली इसी प्रकार जो कस्पल है मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट, यानी सबसे नज़दीकी बिंदु उस पर्टिकुलर घर का, जो उस घर को सबसे क्लोजली जानता है। अगर आपकी मैं बात करूं तो अगर मुझे आपके बारे में जानना है तो आई एम श्योर आपके बारे में सबसे क्लोजली मुझे वही बता सकते हैं जो आपके क्लोज वंस हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, आपके फ्रेंड, कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं कलीग की, तो आपके बारे में बता सकता है, पर शायद सब कुछ नहीं। जितना अच्छे से पेरेंट्स है वो बता सकते हैं, मतलब क्लोज फ्रेंड। एग्जैक्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं, कस्पल सबलॉर्ड। वो सबलॉर्ड क्या है, सबलॉर्ड समझ लो वो उस कस्पल का क्लोज फ्रेंड है। ओके। तो क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस इज सबलॉर्ड। तो हम दोनों को कनेक्ट करके एक टर्म बोलते हैं CSL, और इसीलिए बोलते हैं कस्पल सबलॉर्ड इज द हार्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि अगर कस्पल सबलॉर्ड नहीं होगा ना, तो आपकी भविष्यवाणी बहुत, मैं बोलूँगा, चूकेंगी, और बहुत बड़े बड़े गैप्स से चूकेंगी। लेकिन अगर कस्पल सबलॉर्ड पकड़ लिया तो आप कभी अपनी प्रेडिक्शंस में फेल नहीं हो सकते, है ना। मैं ये बोलता हूँ कि 70-80 नहीं, 90 या 95% या उससे ज़्यादा ही एक्यूरेसी आप इसके अंदर ला सकते हैं। एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी थी, जैसे आपने मेरे से मेरी इन्फॉर्मेशन ली, अगर बाय चांस मुझे मेरा बर्थ टाइम नहीं पता होता या बर्थ प्लेस नहीं पता होता, तो क्या वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती? देखिए, सबसे पहले तो प्रेडिक्शंस गलत होती ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपको जब सही टाइम ही नहीं पता तो उसका प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर ऐसे में हम और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुरारी या प्रश्न कुंडली। इन केस आप बोलते हो सर हुरारी प्रश्न कुंडली तो एक ऐसी चीज़ है, आपने एक नंबर लिया, ये तुक्का भी तो हो सकता है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा ये कभी तुक्का नहीं होता है। ये समझ लो कि जब आपके पास उत्तर नहीं होता तो स्वयं परमात्मा उत्तर देने के लिए आते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोगों के मन में कुछ लोग थोड़ा वहम ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें लगता है यार टाइम, और जब तक वो नहीं पता होगा तो कैसे होगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रूलिंग प्लैनेट का, जिससे आप किसी को एग्जैक्ट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके दे सकते हैं। और एग्जैक्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई आप मुझसे ये बोले ना कि संस्कार जी, मुझे ना तो ये पता मैं कौन से सन में पैदा हुई थी, ना तो मुझे ये पता मैं कौन से मंथ में पैदा हुई थी, ना तो मुझे पता कौन से दिन पैदा हुई थी, और ना मुझे पता 24 घंटे में कब पैदा हुई थी, तो भी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ तक पहुंचा सकता हूँ। अच्छा। मैं नहीं, हर केपी एस्ट्रोलॉजर, एंड दैट इज द ब्यूटी। ओह, दैट्स ग्रेट। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये रूलिंग प्लैनेट का प्रोसेस होता है। दरअसल हमें जो आज के ग्रह, जो शासन करने वाले ग्रह हैं, जो शासन कर रहे हैं, उन ग्रहों को अलाइंड करना होता है इंडिविजुअली। फॉर एन एग्जाम्पल, जो अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा 2 घंटे में 1 डिग्री चलता है। इट विल टेक 2 hours टू कंप्लीट देयर 1 डिग्री। यानी टोटल हम बात करें अगर एक घर की, तो एक घर के अंदर 30 डिग्री होती है, और 2 घंटे में 1 डिग्री कंप्लीट हो रही है, तो 30 में कितना टाइम लगेगा? 60 hours। 60 hours को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2.5 दिन, 2.5 डे जी। तो 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है। अब सीधी सी बात है, जो मेरे रूलिंग प्लैनेट होते हैं इसे हम बोलते हैं LSRD। LSRD मतलब लगन लॉर्ड, R मतलब मून स्टार लॉर्ड, और उसके बाद आपका आता है LSS मतलब मून स्टार लॉर्ड, R मतलब मून राशि लॉर्ड, और D मतलब डे लॉर्ड। मैं इस पूरे टर्म को चंद्रमा की पूरी स्क्रिप्ट जो मैंने बताई थी ना जी, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, इनमें मैच करूंगा। अगर इनमें मैच हो गया, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, इनमें अगर मैच हो जाता है, मतलब कि जातक उस पर्टिकुलर दिन पे ही पैदा हुआ था। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 2.5 दिन में अगर एक राशि कवर कर रहा है तो 12 राशि कवर करने में कितना टाइम लगेगा?
30 days। एग्जैक्टली। तो 30 दिन में कब पैदा हुआ वो चंद्रमा बता सकता है। सूर्य का काम होता है 1 डिग्री 1 दिन में बढ़ना, तो 30 डिग्री कितने दिन में बढ़ेगा? 30 दिन में, 30 डेज में। 30 डेज का 1 महीना होता है, यानी कि पूरे 12 राशियां कितने टाइम में कवर करेगा? 12 महीने में। बिल्कुल। तो हर महीने के बारे में पता करने के लिए सूर्य को देखा जाता है कि मान लो कोई सा व्यक्ति पैदा हुआ तो वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में कब पैदा हुआ होगा। इसके बाद जुपिटर की बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति की जो डिग्री होती है ना, वो 1 साल में 1 राशि बदलता है। अच्छा, तो फिर कितने साल लगेंगे उसे 12 राशि बदलने में? 12 साल। 12 साल लगेंगे, यानी 12 साल के भीतर। क्योंकि देखो, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो, उसको अगर अपना सन नहीं पता, तो वो आपको ये तो बता सकता है, हाँ मैंने इस सन में ये वाली काम किया था। एक शॉर्ट मेमोरीज होती हैं जब आप अर्लीज अपने 7, 8, 9, 10 उसमें पहुंच जाते हैं एज में, तो कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं। नहीं तो हम ऐसे में मार्कशीट के बारे में पूछ लेते हैं, अगर जातक पढ़ा लिखा हो तो मार्कशीट क्या थी उनकी, जनरल पूछ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम 6-12 साल का एक पूरा डेटा निकाल के बता सकते हैं कि इस साल में कब हुआ। सोचो कितना मज़ा आएगा जब किसी को ये पता चल जाए कि उसका वाकई में जन्मदिन किस दिन है। एग्जैक्टली, दैट इज ट्रूली एक्सेप्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि BTR बहुत ईजी है KP एस्ट्रोलॉजी में और बहुत एक्यूरेट है। तो सर, एक बिल्कुल एक्सेप्शनल पॉडकास्ट आज हमने रिकॉर्ड किया। आज हमने जाना एक्चुअली ट्रू एसेंस ऑफ KP एनालिसिस, KP एस्ट्रोलॉजी। तो कैसे हम 10 मिनट में अपनी लाइफ के बारे में KP एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। तो सर, जाते जाते अपने लिसनर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या मंत्रा देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो अपनी फैमिली को एक ही बात बोलूँगा जाते जाते कि KP एस्ट्रोलॉजी में ना जो लोग जानते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ है, दैट इज़ द मॉडिफिकेशंस। कभी मत भूलिए कि प्लैनेट कस्पल सबलॉट अपना फल तो देता है, लेकिन उसको मॉडिफाई कर देता है जो प्लैनेट उसके साथ बैठा हो। अच्छा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने यहाँ गलती करते हुए देखा है। वो जैसे आपका बताया मैंने आपको इन जनरल प्रेडिक्शन तो दे दी, लेकिन अगर आपका मून किसी के साथ एसोसिएटेड होगा तो पैसा तो आएगा, लेकिन वो मॉडिफाई कौन करेगा? वो प्लैनेट जिसके साथ एसोसिएटेड है। मान लीजिए मून वीनस के साथ एसोसिएटेड है तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा तब आएगा जब आप लग्जरी कंफर्ट्स की तरफ आगे बढ़ोगे। किसी फीमेल की वजह से आ सकता है, मतलब दीज आर द मॉडिफिकेशंस। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मॉडिफिकेशंस को कभी ना भूलें, हमेशा कंसिडर करें, और अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट्स को हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोग गलती तब करते हैं जब वो UT प्लैनेट्स को इग्नोर कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में आपसे जानते रहेंगे एंड सीखते रहेंगे। तब तक के लिए, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते सर। थैंक यू।